हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है जो कि है आधुनिक भौतिकी। इसी पूरे सेगमेंट को हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन इसमें ये दिया हुआ, इसमें कह रहा है परमाणु क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, किसी तत्व का वह छोटा सा छोटा कण जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, तो उसी को परमाणु कहा जाता है। अगले में कह रहा है जॉन डाल्टन के अनुसार परमाणु कैसा होता है। तो जो परमाणु होता है वो एक अविभाज्य कण होता है। अब अगला देखिए, प्रमुख जो मौलिक कण हैं उनके खोजकर्ता कौन है, इनको जान लेते हैं। तो देखिए पहला मौलिक कण है, ये है इलेक्ट्रॉन, जो कि ऋणावेशित मूल कण होता है। इस पे -1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम का इस पे ऋणावेश होता है और इसकी खोज की थी जे थॉम्सन ने। इसकी अगर कण की प्रकृति के बारे में पूछा जाए तो ये अस्थायी मूल कण होता है। अगर इसका द्रव्यमान पूछा जाए तो इसका द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg के ये इक्वल होता है। अब दूसरा कण है प्रोटॉन, जो कि धनात्मक मूल कण होता है, जिस पे अगर चार्ज की बात की जाए तो उस पर +1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम इस पे आवेश होता है। इसकी खोज की थी गोल्डस्टीन ने और इसकी प्रकृति है कि ये अस्थायी मूल कण है। अगर इसका द्रव्यमान पूछा जाए तो ये होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg के इक्वल होता है। अगला जो कण है ये है न्यूट्रॉन, जिसको कहा जाता है कि ये आवेश रहित मूल कण होता है। इसकी खोज की गई थी जेम्स चैडविक के द्वारा और ये एक अस्थायी मूल कण होता है। इसका अगर द्रव्यमान देखा जाए तो इसका द्रव्यमान होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg के बराबर होता है। अगले में कह रहा है जो पॉजिट्रॉन है, जो कि धनावेशित मूल कण होता है। इसकी खोज की गई थी CD एंडरसन एवं UFS के द्वारा इसकी खोज की गई थी और इसका द्रव्यमान होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg के बराबर होता है। अगला कण है न्यूट्रिनो। इसकी खोज की गई थी पाउली के द्वारा और इसके बारे में कहा जाता है जो न्यूट्रिनो होता है ये द्रव्यमान व आवेश रहित मूल कण होता है। अगला है कण है, इसका नाम है पाई मेशान। इसकी खोज की गई थी H युकावा के द्वारा और ये एक अस्थायी मूल कण होता है। अगला कण है, इसका नाम है हिग्स बोसान, जिसको गार्ड पार्टिकल कहा जाता है। काफ़ी बार पूछा गया है कि गार्ड पार्टिकल क्या होते हैं, तो ये हिग्स बोसान होते हैं और इसकी खोज की गई थी पीटर हिग्स के द्वारा। अब अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है किसे इलेक्ट्रॉन का एंटीकण कहते हैं। तो ये होता है पॉजिट्रॉन। अगले में कह रहा है न्यूट्रिनो तथा एंटी न्यूट्रिनो किस मूल कण के प्रकार हैं। तो ये सब न्यूट्रिनो के प्रकार हैं। अगले में कह रहा है न्यूट्रिनो एवं एंटी न्यूट्रिनो जो होते हैं इनके कह रहा है चक्रण कैसे होते हैं। तो ये जो चक्रण होते हैं इनके, ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है जो आधुनिक भौतिकी है इनका जनक किसे कहा जाता है। तो सर जे थॉम्सन जो हैं इन्हीं को आधुनिक जो भौतिकी जो है उसका जनक माना जाता है। अगले में कह रहा है परमाणु के नाभिक में चारों ओर जो विभिन्न ऊर्जा स्तर होते हैं उनमें कौन सा मूल कण होता है जो चक्कर लगाता है। तो ये होता है इलेक्ट्रॉन। अगले में कह रहा है जो न्यूट्रॉन मूल कण है इसका द्रव्यमान किस मूल कण के बराबर होता है। तो ये होता है प्रोटॉन के बराबर। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो देखिए अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि न्यूट्रॉन के नाभिक में जो स्थित मूल कण होता है वो कौन होता है। तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। अगले में कह रहा है पाई मेशान का जो द्रव्यमान है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का कितना गुना होता है। तो ये होता है 274 गुना। अगले में कह रहा है जो पाई मेशान है इसका जीवन काल कितना होता है। तो ये होता है 10⁻⁸ सेकेंड के बराबर होता है। अगले में कह रहा है जो कैथोड किरणें हैं इनकी खोज किसके द्वारा की गई थी। तो इसकी खोज की गई थी सर जे थॉम्सन के द्वारा। अगले में कह रहा है जो घन किरणें हैं, धन किरणें या कैनाल किरणें जिनको कहते हैं, इनकी खोज किसने की थी। तो ये की थी गोल्डस्टीन ने। अगले में कह रहा है जो गॉड पार्टिकल है किस मौलिक कण को ये कहते हैं। तो जो हिग्स बोसान है उन्हीं को गॉड पार्टिकल कहा जाता है। अगले में कह रहा है जो नाभिक की त्रिज्या होती है वो कितनी होती है। तो ये होती है 10⁻12 सेंटीमीटर। अगर परमाणु की त्रिज्या की बात की जाए तो ये होती है 10⁻18 सेंटीमीटर के बराबर होती है। अगले में कह रहा है जो नाभिकीय बल हैं इनका कार्यकारी मान क्या होता है। तो ये होता है 2 फर्मी से 3 फर्मी के मध्य होता है और 1 फर्मी बराबर होता है 10⁻15 मीटर। अब अगला देखिए, अगले में कह रहा है जो नाभिक के आकार हैं इनकी कोटि जिसको त्रिज्या कहते हैं कितनी होती है। तो ये होती है 10⁻15 मीटर या इसी को 1 फर्मी कहते हैं। अगले में कह रहा है परमाणु नाभिक के अस्थायित्व या अस्थायित्व मान किस पर निर्भर करता है। तो इनमें जो उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या है इन्हीं के ऊपर ये डिपेंड करता है। अब अगला देखिए, अगले में ये बताया गया है कि यदि जो है न्यूट्रॉन अपॉन को प्रोटॉन करें ये इक्वल टू 1 हो जाए तो ये नाभिक अस्थायी होगा। अगर कह रहा है न्यूट्रॉन को अपॉन प्रोटॉन करें और इसका जो वैल्यू है ग्रेटर देन आ जाए 1.5 तो ये नाभिक अस्थायी व रेडियो एक्टिव हो जाता है। अब अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है
कि नाभिक में उपस्थित जो प्रोटॉनों की संख्या होती है इससे क्या निर्धारित होता है, तो इससे किसी तत्व का परमाणु क्रमांक क्या है ये पता चलता है। अगले में कह रहा है जो प्रोटॉनों के मध्य होता है समान आवेश के कारण प्रतिकर्षण बल लगता है, फिर भी कह रहा है नाभिक जो होता है उसमें प्रोटॉन दृढ़ता से बंधे रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए जो दृढ़ नाभिकीय बल होते हैं इन्हीं के कारण ये बंधे होते हैं। क्योंकि देखिए जो नाभिकीय बल होते हैं ये प्रोटॉनों के मध्य परस्पर प्रतिकर्षण बल से ये अधिक होते हैं, इसलिए क्या होता है कि ये जो नाभिक होता है उसमें ये बंधे होते हैं। अब अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है किसी तत्व या यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है क्या कहलाता है, तो उसको अणु या इसी को मॉलिक्यूल कहा जाता है। अगले में कह रहा है इलेक्ट्रॉनों को नाभिक के परितः घूर्णन के आवश्यक अभिकेंद्र बल कहाँ से प्राप्त होता है, तो दोनों के मध्य लगने वाले जो स्थिर वैद्युताकर्षण बल होते हैं इन्हीं से इनको ये अभिकेंद्रीय बल प्राप्त होता है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है भारत में नाभिकीय अनुसंधान का आरंभ करने का श्रेय किस वैज्ञानिक को जाता है, तो ये जाता है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को। अगले में कह रहा है ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है किंतु जो न्यूट्रॉन हैं इनकी संख्या भिन्न भिन्न होती है, इनको क्या कहा जाता है, तो इनको समस्थानिक या इसी को इंग्लिश में आइसोटोप्स भी कहते हैं। अब देखिए कुछ जो समस्थानिक है इनका एग्जाम्पल दिया गया है। तो देखिए जैसे हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं 1H1 जिसको प्रोटियम कहा जाता है, दूसरा है 1S2 जिसको ड्यूटेरियम कहा जाता है, और तीसरा है 1S3 जिसको ट्राइटियम कहा जाता है। तो ये सब क्या है, ये सब हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। अब अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है किसी तत्व के जो समस्थानिक हैं के नाम भिन्न भिन्न होते हैं, तो ये होते हैं कार्बन के। अगले में कह रहा है पोलोनियम की कितने समस्थानिक है, तो ये हैं 27 जो कि सर्वाधिक समस्थानिकों वाला ये तत्व है। अगला देखिए, अगले में कह रहा है ऐसे परमाणु जिनके परमाणु भार समान और परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं इनको क्या कहते हैं, तो इनको समभारिक कहते हैं या इसी को समदाविक भी कहते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल दिए गए हैं, कैल्शियम दिया हुआ है, आर्गन दिया हुआ है, तो ये सब क्या है, तो ये सब समभारिक के एग्जाम्पल्स हैं। अब अगला देखिए, अगले में कह रहा है जो हाइड्रोजन समस्थानिक है जिसको हम लोग ट्राइटियम कहते हैं, ये कौन सा गुण प्रस्तुत करता है, तो ये होता है रेडियो सक्रियता का गुण इसमें पाया जाता है। अब अगला देखिए जो समस्थानिक और समभारिक हैं इनके गुणों में अंतर क्या होता है इसको जान लीजिए। तो देखिए जो समस्थानिक हैं इनके बारे में कहा जाता है कि भौतिक गुण होते हैं ये प्रायः भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन जो समभारिक होते हैं ये भौतिक गुण इनमें जो प्रायः होते हैं एक समान होते हैं। अगला देखिए, अगले में कह रहा है जो समस्थानिक होते हैं इनमें रासायनिक गुण समान होते हैं, जो समभारिक होते हैं उनमें रासायनिक गुण जो होते हैं एक दूसरे से भिन्न होते हैं। अगले में कह रहा है जो समस्थानिक होते हैं, समस्थानिक के जो परमाणु होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, लेकिन जो समभारिक होते हैं इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। तो ये है समस्थानिक और समभारिक में अंतर। अब अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या व द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है उनको क्या कहते हैं, तो उनको कहते हैं सम न्यूट्रॉनिक। जैसे देखिए वे दिया हुआ है, यहाँ पे 23 दिया हुआ है, यहाँ पे 51 दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए जो ये 24 दिया CR के ऊपर, यहाँ पे देखिए 52 दिया हुआ है। तो अगर इनको हम लोग आपस में सब्सट्रैक्ट करेंगे तो देखिए इसमें वैल्यू इक्वल आएगी दोनों की, इसलिए कहा जाता है इनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान है। अब अगला देखिए, अगले में ये कह रहा है वे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है उनको क्या कहते हैं, तो उनको सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। जैसे देखिए Na+ है, Mg++ है, Fe- है, F- है, तो ये सब क्या है, तो ये सब सम इलेक्ट्रॉनिक के एग्जाम्पल्स हैं। अब अगले में कह रहा है जो प्लूटोनियम न्यूक्लाइड है जिसको हम लोग Pu94-42 कहते हैं, इनके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो इसमें है 148। ये कैसा निकला, तो देखिए जो ऊपर का है 242 -94 कर देंगे तो ये 184 निकल कर आ जाएगा। अब अगला देखिए, अगले में कह रहा है जो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है व कॉपर है, इनमें से कह रहा है किन में न्यूट्रॉन नहीं है, तो देखिए जो हाइड्रोजन है इनमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता, क्योंकि देखिए जो हाइड्रोजन का परमाणु व द्रव्यमान संख्या है वो लगभग समान है। अब अगला देखिए, अगले में ये कह रहा है कि आवर्त सारणी का एकमात्र तत्व कौन सा है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता, तो ये होता है हाइड्रोजन। अगले में कह रहा है हाइड्रोजन तत्व की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, तो ये की थी हेनरी कैवेंडिश ने। अगले में कह रहा है जो भविष्य का ईंधन है किसे कहा जाता है, तो ये हाइड्रोजन को कहा जाता है। अगले में कह रहा है न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, ये पाइमेसॉन्स हैं, ये क्वार्क हैं, इनमें मूलभूत कण कौन सा है, तो ये है क्वार्क। अगले में कह रहा है किस वैज्ञानिक ने बताया कि सूर्य तथा ब्रह्मांड के अन्य जो तारे हैं इनकी ऊर्जा का स्रोत वहाँ होने वाला नाभिकीय संलयन है, तो ये बताया था H.A. वेथे ने। अब अगला देखिए, अगले में ये कह रहा है कि परमाणु की नाभिक की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, तो ये की थी रदरफोर्ड ने। अगले में कह रहा है ट्रेसर तकनीकी क्या है, तो यह रेडियोधर्मी जो समस्थानिक है उनकी सहायता से किसी चीज़ का पता लगाना है, तो ये क्या है, ये ट्रेसर तकनीकी है।
अब अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि शरीर के रक्त के जो थक्के होते हैं इनका पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का यूज किया जाता है, तो ये है सोडियम 24। अगले में कह रहा है जो थायराइड ग्रंथि के कैंसर है इनके उपचार के लिए समस्थानिक का किसका यूज करते हैं, तो आयोडीन 131 का यूज किया जाता है। अब अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि मानव शरीर में किसी गांठ जिसको हम लोग ट्यूमर कहते हैं इसका पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का यूज किया जाता है, तो ये है आर्सेनिक। अगले में कह रहा है रक्त विकार या ल्यूकीमिया कह रहे हैं जिसको, के उपचार हेतु किस समस्थानिक का यूज किया जाता है, तो इसका नाम है फास्फोरस 32, इसका यूज किया जाता है। अगले में कह रहा है सामान्य कैंसर की पहचान करने हेतु किसका उपयोग करते हैं, तो कोबाल्ट 60 का यूज किया जाता है। अगले में कह रहा है जो संपूर्ण नाभिकीय ऊर्जा का मूल स्रोत है ये क्या है, तो ये द्रव्यमान का ऊर्जा में परिवर्तन है। अगले में कह रहा है mkg द्रव्यमान के लुप्त होने पर कितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो ये होती है mc² जूल के बराबर। अगले में कह रहा है जो नाभिकीय अभिक्रियाएं हैं किस नियम का अनुपालन नहीं करती, द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का जो नियम है उसका ये अनुपालन नहीं करती। अगले में कह रहा है रासायनिक अभिक्रियाएं किस नियम का अनुपालन करती हैं, तो द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण के नियम का ये अनुपालन करती हैं। अगले में कह रहा है नाभिक की जो बंधन ऊर्जा है कहलाती है, क्या कहलाती है, तो न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन के संयोग से किसी नाभिक के बनने में जो ऊर्जा विमुक्त होती है उसी को नाभिक की बंधन ऊर्जा कहते हैं। अब अगला देखिए, अगले में कह रहा है किसी भारी नाभिक का लगभग दो समान आकारों के जो नाभिक हैं उनमें टूटना क्या कहलाता है, तो इसको कहते हैं नाभिकीय विखंडन, या इसी को इंग्लिश में न्यूक्लियर फिजन भी कहा जाता है। अगले में कह रहा है जो परमाणु बम है वो किस सिद्धांत पर काम करता है, तो वो नाभिकीय विखंडन पे सिद्धांत पर काम करता है, लेकिन इसमें देखिए अनियंत्रित श्रृंखला होती है, तो ये बात भी ध्यान दीजिएगा। अगले में कह रहा है जो नाभिकीय रिएक्टर होते हैं अथवा परमाणु भट्टी होते हैं इनका कार्यकारी सिद्धांत किस पर काम करता है, तो ये भी नाभिकीय विखंडन पर काम करता है, लेकिन यहाँ पे नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया काम करती है। जैसे परमाणु बम में है तो यहाँ पे अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया रहेगी और यहाँ पे नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया रहती है। अब अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो श्रृंखला अभिक्रिया जिसको हम लोग चेन रिएक्शन कहते हैं इससे आशय क्या होता है, मतलब इसे कहते किसे हैं, तो देखिए इसमें बताया गया है कि जब किसी अभिक्रिया के दौरान जो अभिकारक है या जो उत्पाद है ये कह रहा है अगली अभिक्रिया को प्रारंभ करें, जिससे कह रहा है अभिक्रिया का जो अनुक्रम है वो प्रारंभ हो जाए, तो वह श्रृंखला अभिक्रिया कहलाती है। तो ध्यान दीजिएगा जो ये श्रृंखला है या क्या कहलाता है, तो इसी को श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए बताया भी गया है कि यूरेनियम पर न्यूट्रॉनों की जब बमबारी की जाती है तो यूरेनियम नाभिक के विखंडन के साथ 3 नए न्यूट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक जो सभी यूरेनियम है नाभिक पूर्ण रूप से विखंडित नहीं हो जाते, मतलब 1 से 3 निकलेगा, फिर 3 से 3 अलग अलग निकलेंगे, उन तीनों के फिर 3 अलग निकलेंगे, तो इसी के सीक्वेंस में निकलता रहता है जब तक ये कह रहा है जो नाभिक है वो पूर्ण रूप से विखंडित नहीं हो जाता। अब अगले में कह रहा है जो यूरेनियम है उसके एक नाभिक के विखंडन से उत्पन्न जो 3 न्यूट्रॉन हैं इनके द्वारा पुनः कितनी नई श्रृंखला अभिक्रिया का प्रारंभ होता है, तो 3 नई श्रृंखलाओं की अभिक्रिया का प्रारंभ होता है। अगले में कह रहा है जो श्रृंखला अभिक्रियाएं हैं कितनी प्रकार की होती हैं, तो ये 2 प्रकार की होती हैं। पहला इसका प्रकार है नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, दूसरा है अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। अब अगला देखिए इसमें ये कह रहा है जो नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया है इससे क्या तात्पर्य है, तो देखिए बताया गया है कि विखंडन के दौरान जो निकलने वाले 3 नए न्यूट्रॉन होते हैं इनमें से कह रहा है 2 को नियंत्रित क्षणों जिनको हम लोग कैडमियम और बोरान कहते हैं इनके द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, जबकि कह रहा है जो मंदक होता है जिसमें हम लोग भारी जलो ग्रेफाइट का यूज करते हैं इसके द्वारा न्यूट्रॉन की जो गति है उसको मंदित कर दिया जाता है। तो ये सब प्रोसेस जहाँ पे होता है उसको नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। अब अगला देखिए अगले में कह रहा है कि सब क्रिया के दौरान निकलने वाली ऊर्जा का उपयोग रचनात्मक कार्यों में किया जाता है, तो ये होता है नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। कह रहा है इसी के दौरान जो निकलने वाली ऊर्जा होती है जैसे देखिए परमाणु भट्टी या परमाणु रिएक्टर हैं तो इन सब में जो ऊर्जा निकलती है वो कैसी होती है, तो वो रचनात्मक कार्यों में उसका यूज किया जाता है। रचनात्मक कहने का मतलब ये है कि उसका बम वम बनाने में यूज नहीं किया जाता है, उसका जैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में या फिर कोई एक्सपेरिमेंट करने में इन सारी चीज़ों का यूज किया जाता है। अब अगला देखिए अगले में ये कह रहा है कि जो अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया है इससे क्या तात्पर्य है, तो देखिए कह रहा है विखंडन के दौरान उत्पन्न जो 3 नए न्यूट्रॉन हैं जो निकलते हैं तो कह रहा है उनकी संख्या पर अगर कोई नियंत्रण नहीं होता तो इस प्रकार जो परमाणु रहेंगे उनकी संख्या जो रहेगी 1 से 3 होगी, 3 से 9 होंगे, 9 से 27 हो जाएंगे, 27 से 81 हो जाएंगे, इसी के सीक्वेंस में बढ़ते रहेंगे। तो ये जो बढ़ता रहता है मतलब इस पर किसी तरह का रोक टोक नहीं रहता, तो इसीलिए इसको अनियंत्रित अभिक्रिया कहा जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें बताया जाता है कि अर्थात ऊर्जा अत्यंत तीव्र गति से उत्पन्न होती रहती है तथा कम समय में बहुत अधिक विनाश कर सकती है, उदाहरण जैसे है परमाणु बम का। अब अगला देखिए अगले में ये कह रहा है कि जो प्रथम नाभिकीय रिएक्टर है इसका निर्माण किसके निर्देशन में किया गया था, तो ये किया गया था एनरिको फर्मी के निर्देशन में। अगले में कह रहा है जो नाभिकीय अभिक्रिया है
इसके दौरान तीव्र न्यूट्रॉनों की गति को धीमा करने हेतु मंदक, जिसको हम लोग मॉडरेटर कहते हैं, के रूप में क्या प्रयुक्त होता है? तो देखिए जो भारी जल है या ग्रेफाइट है, इनको यूज किया जाता है। अब अगला देखिए इसमें ये कह रहा है कि जो आधुनिक संवर्धित यूरेनियम वाले रिएक्टर हैं, इनमें कह रहा है जो साधारण जल है, जिसको H2O कहते हैं, यह भी मंदक के रूप में यूज किया जाता है। अब अगले में कह रहा है जो नाभिकीय रिएक्टर है, इनमें स्वपोषित श्रृंखला अभिक्रिया, जिसको हम लोग सेल्फ सस्टेन्ड चेन कहते हैं, ये संभव है। ऐसा क्यों है? तो देखिए जो प्रत्येक विखंडन होता है इसमें, ये प्रत्येक विखंडन में जो अभिक्रिया होती है, इसमें अपेक्षाकृत अधिक न्यूट्रॉन मुक्त होते हैं। दूसरा इसमें ये होता है कि द्रुत जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ये ग्रेफाइट द्वारा धीमे कर दिए जाते हैं, तो इसीलिए कहा जाता है कि ये स्वपोषित श्रृंखला अभिक्रिया है। अगले में कह रहा है कि जो परमाणु रिएक्टर हैं, ये क्या हैं? तो ये आणविक भट्टियाँ होती हैं। अगले में कह रहा है जब दो या दो से अधिक जो हल्के नाभिक हैं परस्पर संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाते हैं, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसको नाभिकीय संलयन कहा जाता है। इंग्लिश में इसको न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। अगले में कह रहा है जो नाभिकीय संलयन है, इससे प्राप्त जो नाभिक का द्रव्यमान होता है, ये पूर्व के नाभिक के द्रव्यमान का कितना होता है? तो ये इससे कम हो जाता है। अगले में कह रहा है जो नाभिकीय संलयन रिएक्टर हैं, इनके संबंध में कुछ सही कथन दिए गए हैं, इनको जान लेते हैं। तो देखिए पहला स्टेटमेंट इसमें ये कह रहा है कि दो या अधिक कह रहा है हल्के नाभिक आपस में मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। दूसरा स्टेटमेंट इसमें ये कह रहा है कि जो साधारणतया नाभिकीय संलयन रिएक्टर होते हैं, इनको टोकमॉक डिज़ाइन इनकी की जाती है। अब टोकमॉक डिज़ाइन क्या है, अभी इसको हम लोग बाद में देखेंगे। तो देखिए अगला इसमें ये पॉइंट कह रहा है कि इन अभिक्रियाओं को ताप नाभिकीय अभिक्रियाएँ, जिसको हम लोग न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं, इसको भी कहा जाता है। क्यों ऐसा कहा जाता है? क्योंकि ये अभिक्रियाएँ अति उच्च ताप पर होती हैं, इसलिए इसको ताप नाभिकीय अभिक्रिया है, ये भी कहा जाता है। अब अगले में कह रहा है जो नाभिकीय रिएक्टर में परमाणु है, इनमें क्या अंतर होता है? तो देखिए जो नाभिकीय रिएक्टर होते हैं, इनमें श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है, वह परमाणु जो बम होता है उसमें श्रृंखला अभिक्रिया जो होती है वो अनियंत्रित होती है। तो मतलब जो नाभिकीय रिएक्टर है उसमें क्या होगा? नियंत्रण अभिक्रिया रहती है, मतलब जो श्रृंखला अभिक्रिया होती है उसको नियंत्रित किया जाता है, जबकि जो परमाणु बम होता है उसमें अभिक्रिया अनियंत्रित होती है। अब अगले में कह रहा है जो आधुनिक वैज्ञानिक हैं, विज्ञान में नाभिकीय जो औषधियाँ हैं, इनको दैनादिक जो उपचार हैं उनके प्रभावी उपकरणों के रूप में उभर के इसका यूज किया जा रहा है। ये वास्तव में क्या है? तो ये सब रेडियोधर्मो आइसोटोप्स हैं, जिनका यूज किया जा रहा है। अगले में कह रहा है भारत में प्रचुर मात्रा में कौन सा नाभिकीय ईंधन उपलब्ध है? तो ये है थोरियम। अगले में इसी में कह रहा है कि जो थोरियम है, इसका मुख्य स्रोत क्या है? तो ये मोनाजाइट से प्राप्त होता है, जो कि प्रायः केरल, झारखंड, तमिलनाडु, इन सभी जगहों पर पाया जाता है। अगले में कह रहा है जो मोनाजाइट है, थोरियम है, बेरिलियम है, क्रोमियम है, इनमें से कह रहा है कौन सा परमाणु ईंधन नहीं है? तो देखिए जो क्रोमियम है वो परमाणु ईंधन नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि कैडमियम है, थोरियम है, प्लूटोनियम है, यूरेनियम है, इनमें से कह रहा है कौन सा तत्व परमाणु ईंधन के रूप में प्रयुक्त नहीं होता? तो जो कैडमियम है वो यूज नहीं होता। अगले में कह रहा है जो यूरेनियम है, थोरियम है, रेडियम है, हीलियम है, इनमें से कह रहा है कौन परमाणु ईंधन नहीं है? तो हीलियम क्या है? ये परमाणविक ईंधन नहीं है। अगले में कह रहा है यूरेनियम है, थोरियम है, कैल्शियम है, प्लूटोनियम है, इनमें से कौन सा नाभिकीय ईंधन नहीं है? तो ये कैल्शियम जो है नाभिकीय ईंधन नहीं है। अगले में कह रहा है प्रथम भारतीय नाभिकीय भट्टी का नाम क्या था? तो इसका नाम था अप्सरा। इसको बार्क में 1956 से ये कार्यरत है। अगला क्वेश्चन इसमें ये कह रहा है कि यूरेनियम के जो रेडियो एक्टिव विघटन है, इनके फलस्वरूप अंतिम उत्पाद क्या बनता है? तो ये बनता है सीसा, जिसको लेड कहा जाता है। अगले में कह रहा है समृद्ध यूरेनियम क्या होता है? काफ़ी बार पूछा गया, यूपीएससी के एग्जाम में ये पूछा गया है कि समृद्ध यूरेनियम क्या होता है। तो देखिए जो प्राकृतिक यूरेनियम है, जिससे कह रहा है यूरेनियम का प्रतिशत संघटन जो है बढ़ाया जाता है, उसी को हम लोग समृद्ध यूरेनियम कहते हैं, इसी को इनरिच यूरेनियम कहा जाता है। अब अगला देखिए, अगले में ये कह रहा है कि जो नाभिकीय अभिक्रियाएँ होती हैं, उनमें उत्पादित ऊर्जा को अवशोषित करने हेतु जो शीतलक है, जिसको कूलेंट कहते हैं, इसके रूप में क्या प्रयुक्त होता है? तो ये होता है ठंडा जल, या इसी को द्रवित सोडियम भी यहाँ पे यूज़ किया जाता है। अगले में कह रहा है नाभिकीय अभिक्रिया में जो उत्सर्जित न्यूट्रॉन होते हैं, इनकी जो संख्या है कम करने हेतु जो प्रयुक्त छड़ें होती हैं, जिनको हम लोग कंट्रोल रॉड्स कहते हैं, ये किसकी बनी होती हैं? तो ये कैडमियम और बोरान की बनी होती हैं। अब अगला देखिए, जो भारत के प्रमुख शोध रिएक्टर्स हैं, ये कहाँ पे हैं, कब बनाए गए थे, इनमें ईंधन कौन सा लगता है, इसको जान लेते हैं। तो देखिए वर्ष 1956 में पहला बना था, जिसका नाम था अप्सरा। इसमें ईंधन के रूप में संवर्धित यूरेनियम का यूज़ होता है। यहाँ पे मंदक की बात की जाए तो जल का यूज़ होता है। 1960 में देखिए प्राकृतिक यूरेनियम का यूज़ करके किया जाता था, तो ये यहाँ पे मंदक यूज होता था, भारी जल यूज होता था। अगले में कह रहा है 1961 के भी दौरान देखिए जो प्राकृतिक यूरेनियम है, इसी को ईंधन के रूप में जो रिएक्टर थे उनमें यूज़ किया जाता था, और यहाँ पे भी भारी जल का यूज मंदक के रूप में किया जाता था। तो ये अप्सरा की बात थी।
आर्गोलिन कह रहा है जो 1972 का ड्यूरेशन था, तो यहाँ पे पूर्णिमा फर्स्ट बना जिसमें प्लूटोनियम ऑक्साइड का यूज़ करते थे। यहाँ पे मंद्रक के रूप में जल यूज होता था, जो 1984 में पूर्णिमा सेकेंड बना। यहाँ पे ईंधन था यूरेनियम 233, यहाँ पे मंदक के रूप में जल यूज हुआ था। 1985 में देखा जाए तो ध्रुव था, यहाँ पे प्राकृतिक यूरेनियम यूज होता था, जल यहाँ मंदक के रूप में यूज होता था। 1990 जो पूर्णिमा थर्ड था, उसमें यूरेनियम 233 व एल्यूमिनियम मिश्र धातु है, इसका यूज किया गया, यहाँ पे भी मंदक जल ही था। अगले में कह रहा जो 1996 में कामिनी बना, यहाँ पे यूरेनियम 233 व एल्यूमिनियम जो मिश्र धातु है इसका यूज हुआ ईंधन के रूप में, और मंदक के रूप में यहाँ पे जल यूज हुआ है। अब अगला देखिए, अगले में कह रहा है जो परमाणु बम है इसमें प्रयुक्त ईंधन क्या होता है, तो ये होता है यूरेनियम 235 व प्लूटोनियम 239। अगले में कह रहा है जो प्रथम परमाणु बम है का निर्माण किसके द्वारा किया गया, ये किया गया जे रॉबर्ट ओपनहीमर के द्वारा, कब, 1945 में। अगले में कह रहा है जो पहली बार परमाणु बम प्रयोग कब किया गया था, तो ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किया गया था। किसने किया था, तो अमेरिका ने किया था जापान के विरुद्ध। कब किया था, 6 अगस्त 1945 को। अगला देखिए, इसमें कह रहा है जो लिटिल बॉय था जिसको हम लोग 6 अगस्त 1942 को ये लॉन्च किया गया था या फेंका गया था हिरोशिमा पर अमेरिका के द्वारा, तो इसका नाम था लिटिल बॉय। दूसरा जो था जिसका नाम था फैटमैन, जो कि 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर छोड़ा गया था, तो ये इनके दोनों नाम थे। अब अगला देखिए, अगले में कह रहा है भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया, तो ये किया था 18 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में। यह जो परीक्षण था ये नाभिकीय विखंडन पर आधारित था। कह रहा भारत ने द्वितीय परमाणु परीक्षण कब किया, तो ये 11 से 13 मई 1998 को पोखरण राजस्थान में किया। और ये जो परीक्षण था ये नाभिकीय विखंडन व 4 जो परीक्षण नाभिकीय संलयन थे इस पर भी ये आधारित था। तो ध्यान दीजिएगा, पहला परीक्षण हुआ 74 में और दूसरा हुआ है 1998 में। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि बम का आविष्कार किसने किया था, तो ये किया था एडवर्ड टेलर ने। कब किया, 1952 में। अगले में कह रहा है हाइड्रोजन बम और परमाणु बम में मुख्य अंतर क्या होता है, तो देखिए जो हाइड्रोजन बम होता है वो नाभिकीय संलयन पर काम करता है, जबकि जो परमाणु बम होता है वो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है। अगले में कह रहा है जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है ये क्या है, तो नाभिकीय संलयन है इनकी ऊर्जा का स्रोत। देखिए ऊर्जा ये होती कैसे है नाभिकीय संलयन, तो देखिए जो हाइड्रोजन होता है इसका हीलियम में कन्वर्ट होता रहता है, मतलब जो हाइड्रोजन वह हीलियम में कन्वर्ट होती रहती है, इसलिए क्या होता है ये एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। अब अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि सूर्य का अधिकांश भाग किन तत्वों से निर्मित है, तो ये हाइड्रोजन से और हीलियम से निर्मित है, जिनमें हाइड्रोजन की मात्रा देखी जाए तो 71% है और हीलियम की मात्रा देखी जाए तो 26% इसमें हीलियम पाया जाता है। अगले में कह रहा है जो भारत की पहले परमाणु परीक्षण का कोड नाम था ये क्या था, तो ये था स्माइलिंग बुद्धा। अगले में कह रहा है ऑपरेशन शक्ति क्या है, तो भारत द्वारा 1998 में किए गए द्वितीय परमाणु परीक्षण का ये कोड नाम है। अगले में कह रहा है जो ब्रीडर रिएक्टर है ये क्या है, तो ऐसे रिएक्टर जो प्रयुक्त किए गए जो विखंडनीय पदार्थ हैं इनकी तुलना में अधिक विखंडनीय पदार्थ उत्पन्न करते हैं, तो इन्हीं को ब्रीडर रिएक्टर कहा जाता है। अगले में कह रहा है जो परमाणु बम का कार्यकारी सिद्धांत है यह यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन है, और हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत क्या है, तो इसका है ड्यूटेरियम का नाभिकीय संलयन। अब अगला देखिए, अगले में ये कह रहा है कि एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु कह रहा है 4 महीने है। इस पदार्थ के 3/4 का क्षय होने में कितना समय लगेगा, तो इसमें लगेगा 8 महीने। अगले में कह रहा है किसी विघटनकारी तत्व की जो अर्ध आयु है 5 वर्ष है, 20 वर्ष पश्चात विघटनकारी जो तत्व है इसका कितना अंश शेष रह जाएगा, तो ये रह जाएगा 1/16वां भाग। अब अगला देखिए, अगले में कह रहा है एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 10 दिन है, तो इसका अभिप्राय क्या है, तो इसका अभिप्राय यह है कि जो पदार्थ का 3/4 भाग होगा इसका विघटन 20 दिनों में हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में कह रहा है जो एस्टेटाइन है, फ्रेंसियम है, ट्रिटियम है, जर्कोनियम है, इनमें से कह रहा है कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है, तो देखिए जो जर्कोनियम है वो रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। अगला इसी में कह रहा है कि जो पराया ऐसे तत्व जिनका जो परमाणु क्रमांक है वो 80 से अधिक होता है रेडियो एक्टिवता के गुण प्रदर्शित करते हैं। अब अगला देखिए, अगले में कह रहा है जो यूरेनियम 233 है, यूरेनियम 234 है, 35 है, 239 है, इनमें से कह रहा है यूरेनियम परमाणु ऊर्जा संयंत्र में इस्तेमाल कौन सा होता है, तो यह है यूरेनियम 235। अगले में कह रहा है जो स्विमिंग पूल रिएक्टर है किसे कहते हैं, तो देखिए कह रहा है कि जब मंदक के रूप में भारी जल जिसको हम लोग DTO कहते हैं इसका उपयोग किया जाता है तो वह स्विमिंग पूल रिएक्टर कहलाता है। तो जहाँ पर भी DTO यूज होगा उसको स्विमिंग पूल रिएक्टर कहा जाएगा। अगले में कह रहा है जो परमाणु पाइल रिएक्टर हैं ये क्या होते हैं, इन्हें किन्हें कहते हैं, तो देखिए जब मंदक के रूप में ग्रेफाइट का यूज़ किया जाएगा तो उसको हम लोग परमाणु पाइल रिएक्टर कहेंगे। अगले में कह रहा है रेडियो धर्मी पदार्थ से कौन सी किरणें उत्सर्जित होती हैं, तो इनमें देखिए अल्फ़ा भी होती हैं, बीटा भी होती हैं, गामा भी होती हैं, तो ये सारी किरणें उससे उत्सर्जित होती रहती हैं।
अब अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो रेडियो किरणें होती हैं, रेडियो सक्रिय किरणें होती हैं, इनके गुणधर्म क्या हैं। तो देखिए जो पहली है अल्फ़ा किरणें, इनके क्या गुण हैं। ये देखिए किरणें ये होती हैं धनावेशित होती हैं, अल्फ़ा किरणें के बारे में बात हो रही है। दूसरा इसमें पॉइंट ये कह रहा है कि ये गमन करते समय विद्युत क्षेत्र में जो ऋण ध्रुव होता है उसकी ओर मुड़ जाती हैं। तो तीसरा इसमें पॉइंट कह रहा है कि इसकी मात्रा हाइड्रोजन परमाणु की 4 गुनी होती है। अगला इसमें कह रहा है इनका जो वेग होता है प्रकाश के वेग का 1/10वां भाग होता है। किसकी बात है, अल्फ़ा किरणों की बात है। इसके अतिरिक्त देखिए इन किरणों की वेदन क्षमता जो है, जिसको हम लोग पेनिट्रेटिंग पावर कहते हैं, ये काफ़ी कम होती है। अगला पॉइंट कह रहा है कि ये फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं। अगला पॉइंट इसमें ये कह रहा है कि ये जीव जो कोशिकाएं होती हैं इनको नष्ट कर देती हैं। तो ये थी जो अल्फ़ा किरणें हैं उनके बारे में। अब बीटा किरणों के बारे में जान लेते हैं, इनके गुण क्या क्या हैं। तो देखिए ये किरणें ऋणावेशित होती हैं। दूसरा कह रहा है कि ये गमन करते समय विद्युत क्षेत्र में धन ध्रुव की ओर मुड़ जाती हैं। अगला पॉइंट कह रहा है इनका जो वेग होता है प्रकाश के वेग का 9/10वां भाग होता है। अर्थात कह रहा है इनका जो वेग होगा अल्फ़ा कणों का 9 गुना होता है। तो ध्यान दीजिएगा अल्फ़ा कणों का कितना है, तो ये 9 गुना होता है। अगले में कह रहा है जो बीटा किरणें हैं, इन कणों का जो आयनन क्षमता होती है वो अल्फ़ा किरणों की अपेक्षा अधिक होती है। अगले में कह रहा है इन कणों की जो भेदन क्षमता होती है, जिसको हम लोग पेनिट्रेटिंग पावर कहते हैं, ये अल्फ़ा किरणों से 100 गुना अधिक होती है। मतलब इसकी भेदन क्षमता जो है वो अल्फ़ा किरणों से ज़्यादा है। अगले में कह रहा है ये किरणें जो हैं फोटोग्राफिक प्लेट है उसको भी प्रभावित करती हैं। अगले पॉइंट में ये कह रहा है कि इसमें जीव कोशिकाओं को नष्ट करने की क्षमता भी होती है। अब गामा किरणों के बारे में जान लेते हैं कि इनके गुण क्या क्या हैं। तो देखिए पहला इसमें ये गुण है कि ये किरणें जो विद्युत उदासीन होती हैं। इसका मतलब ये है कि इस कारण ये विद्युत क्षेत्र में गमन करते समय विचलित नहीं होती, क्योंकि इन पर भी कोई चार्ज नहीं होता। अगले में कह रहा है ये किरणें अति लघु तरंग दैर्ध्य वाली विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं। अगले में कह रहा है इनका जो वेग होता है प्रकाश के वेग के लगभग बराबर होता है। तो ध्यान दीजिएगा जो गामा किरणें हैं उनकी जो स्पीड है स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल है। अगले में कह रहा है इन किरणों की जो भेदन क्षमता है अल्फा बीटा जो किरणें हैं इनकी तुलना में सबसे अधिक होती है। अगले में कह रहा है इन किरणों में गैसों को आयनित करने की क्षमता बहुत कम होती है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि यह जो चालू जो नाभिकीय रिएक्टर है इनमें कंट्रोल जो छड़ें हैं इनका उपयोग ना किया जाए तब क्या होगा। तब कह रहा है जो चेन प्रक्रिया होगी सीमा से बाहर चली जाएगी और ध्वंस का कारण बन सकती है। अगले में कह रहा है भारत का जो प्रथम परमाणु संयंत्र ये कहाँ पर स्थापित किया गया। ये किया गया तारापुर, जो कि है मुंबई में। कब बना था, तो 1969 में। अगले में कह रहा है जो ध्रुव है, पूर्णिमा है, साइरस है, ये सब क्या हैं, तो ये सब भारतीय जो शोध रिएक्टर हैं। अगले में कह रहा है इंदिरा गांधी जो आणविक अनुसंधान केंद्र है ये कहाँ पर है, तो ये है कलपक्कम में, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है जो भारत के परमाणु ऊर्जा विभाग है इनके अंतर्गत सम्मिलित संगठन कौन कौन से हैं। तो इनके अंतर्गत देखिए जो आता है परमाणु खनिज अनुसंधान एवं अन्वेषण निदेशालय, जो कि हैदराबाद में है। दूसरी बॉडी इसके अंतर्गत यह इसका नाम है गुर्जल बोर्ड, जो कि मुंबई में है। अगला इसी में है बॉडी जिसका नाम भारतीय रेयर अर्थ लिमिटेड, ये कि मुंबई में है। अगली है भारतीय यूरेनियम कॉरपोरेशन, जो कि जादूगुड़ा में स्थित है। तो ये सारी परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत ये सब संगठन शामिल हैं। अब अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो भारी जल का उत्पादन होता है वो कहाँ पे होता है, तो ये होता है ट्राम्बे में। अगले में कह रहा है जो परमाणु शक्ति केंद्र है वो किस राज्य में स्थित है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है ये। तो देखिए जो कलपक्कम है वो तमिलनाडु में है, नरोरा जो उत्तर प्रदेश में है, काकरापारा गुजरात में है, ट्राम्बे महाराष्ट्र में है, कैगा कर्नाटका में है, रावत भाटा कोटा राजस्थान में है। अगला देखिए, अगले में ये कह रहा है कि जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है जिसको हम लोग बार्क कहते हैं, ये कहाँ पर है, तो ये महाराष्ट्र में है। अगले में कह रहा है भारत का कौन सा जो परमाणु संयंत्र है भूकंपीय पेटी में अवस्थित है, ये है नरोरा परमाणु संयंत्र। जबकि कह रहा है जो कलपक्कम सेकंड है ये भूकंपीय पेटी व तारा जो पुर थर्ड है ये थर्ड भूकंपीय पेटी में अवस्थित है। कहने का मतलब ये है कि जो नरोरा परमाणु संयंत्र है ये भूकंपीय पेटी में अवस्थित है, जबकि जो कलपक्कम है ये जो सेकेंड भूकंपीय पेटी है उसमें शामिल है, और जो तारापुर है महाराष्ट्र में ये थर्ड भूकंपीय पेटी में अवस्थित है। अब अगले में कह रहा है जो कलपक्कम है इसका फास्ट ब्रीडर जो है उसके टेस्ट रिएक्टर में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है, तो ये होता है प्लूटोनियम ईंधन। अगले में कह रहा है जो कलपक्कम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है इनके संबंध में कौन से कथन सत्य हैं, तो इनमें पहला कह रहा है कि इसमें प्लूटोनियम कार्बाइड एवं प्राकृतिक यूरेनियम कार्बाइड का मिश्रण ईंधन के रूप में यूज होता है, ये सही है। दूसरे में कह रहा है इसमें 200 मेगावाट से अधिक परमाणु बिजली उत्पन्न की जाएगी, तो ये भी सही है। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है जो कलपक्कम है इसके कह रहा है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में शीतलक जिसको मंदक कहते हैं इसके रूप में क्या प्रयुक्त होता है, तो यहाँ पे द्रवित सोडियम का यूज़ किया जाता है, काफ़ी बार पूछा गया है ये। यहाँ पे यूज होता है द्रवित सोडियम। अगले में कह रहा है जो नाभिकीय रिएक्टर है इनमें बाहरी जल का काम क्या होता है या कार्य क्या है,
तो ये निर्मुक्त तीव्र गति वाले जो न्यूट्रॉन होते हैं इनकी गति को ये कम करने का काम करता है। अगले में कह रहा है जो सितारे होते हैं इनमें अक्षय ऊर्जा के स्रोत क्या हैं, तो ये हैं जो हाइड्रोजन है इनका हीलियम में परिवर्तन होता रहता है। अगले में कह रहा है जो दृश्य किरणें हैं, एक्सरे किरणें हैं, अल्ट्रावायलेट हैं, इंफ्रारेड हैं, इनमें से कह रहा है सबसे अधिक ऊर्जा किसमें होती है, तो ये होती है एक्सरे में। अगला इसी में दिया हुआ है ऊर्जा का क्रम इस प्रकार रहेगा, तो देखिए सबसे ज़्यादा एक्सरे, फिर उसके बाद अल्ट्रावायलेट, फिर दृश्य किरणें, फिर उसके बाद इंफ्रारेड का नंबर आता है। अब अगला देखिए, अगले में कह रहा है जो विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम है इनमें सर्वाधिक व न्यूनतम ऊर्जा किन किरणों से होती है, तो देखिए सर्वाधिक तो गामा किरणों में है और न्यूनतम की बात की जाए तो ये रेडियो तरंगों में पाया जाता है। अब इस संदर्भ में इनका सही क्रम देख लिया जाए तो देखिए पहले हैं रेडियो तरंगे, फिर माइक्रोवेव्स, फिर अवरक्त, फिर दृश्य प्रकाश, फिर परावैंगनी, फिर एक्स किरणें, फिर गामा किरणें। तो ये सीक्वेंस इसका आप लोग याद रखिएगा। अब अगला देखिए, अगले में ये कह रहा है कि जो साइक्लोट्रॉन होता है ये क्या होता है, तो ये एक प्रकार का कण त्वरक है जिसके द्वारा जो प्रोटॉन होते हैं, अल्फा कण होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, इनको उच्च वेग करने का काम किया जाता है। मतलब जो ये कण हैं इनमें अगर उच्च वेग उत्पन्न करना है तो साइक्लोट्रॉन एक युक्ति है, इसका यूज किया जाता है। अगले में कह रहा है जो साइक्लोट्रॉन है इसकी खोज किसने की थी, तो की थी ईओ लॉरेंस ने। कब की थी, 1932 में। अगले में कह रहा है जो वैज्ञानिक भविष्यवाणी है इनके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए पहला ये कह रहा है कि अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने रॉयल सोसाइटी के समक्ष कहा था कि मनुष्य को नाभिकीय शक्ति कभी नहीं उपलब्ध होगी। किसने कहा था, रदरफोर्ड ने ये कहा था। अगले में कह रहा है उसे यह विश्वास था कि आइंस्टाइन का नियम फेल हो जाएगा और मात्रा ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होगी। तो ये था अर्नेस्ट रदरफोर्ड के बारे में। अब अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है अल्बर्ट आइंस्टाइन के जो सापेक्षवाद का सिद्धांत है इसको क्या गलत साबित कर सकता है। तो इसको जो माइक्रोवेव प्रोटॉन हैं ये अगर मिल जाते हैं तो इससे ये पता चलेगा कि जो आइंस्टाइन का नियम है ये सही है या गलत है, तो ये इसका निर्धारक कारक है। अगले में कह रहा है हाल ही में वैज्ञानिकों ने ब्लैक होल के विलय का परीक्षण किया है, इस परीक्षण का क्या महत्व है, तो इससे गुरुत्वीय तरंग का अभिज्ञान होगा। तो ये देखिए ये जो क्वेश्चन है ये यूपीएससी के प्रीलिम्स में पूछा गया है, इसको आप लोग सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। ये सब बेसिकली यूपीएससी में भी जो क्वेश्चन पूछे गए यहाँ भी इसको डाल दिया गया है। तो अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण है जिसको हम लोग IAEA कहते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो यह है वियना ऑस्ट्रिया में। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 29 जुलाई 1957 में हुई थी। अगले में कह रहा है जो गुरुत्वीय तरंगे हैं इनके अभिज्ञान से कह रहा है किस सिद्धांत की अभिपुष्टि होती है, तो ये थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी जिसको हम लोग सापेक्षता का सिद्धांत कहते हैं ये पता चलता है। अगले में कह रहा है अल्फा कणों में 2 धनावेश होते हैं, इनका द्रव्यमान किसके बराबर होता है, तो ये हीलियम के एक परमाणु के बराबर होता है। पीसीएस जैसे एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया ये क्वेश्चन। अगले में कह रहा है रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी, ये की थी AS वैगेरल ने 1896 में। अगले में कह रहा है जो प्रकृति है इनमें 3 प्रकार के रेडियो एक्टिव तत्व पाए जाते हैं, कौन कौन से हैं, तो 3 प्रकारों में पहला है अल्फा क्षय, बीटा क्षय और गामा क्षय। ये 3 प्रकार हैं। तो देखिए अल्फा क्षय में होता है कि हीलियम के जो नाभिक रहते हैं जिसको हम लोग 2He4 कहते हैं ये इससे उत्सर्जित होता है। जो बीटा क्षय होता है तो ये इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन से ये उत्सर्जित होते हैं। जो गामा क्षय होता है तो ये उच्च ऊर्जा प्रोटॉन से ये उत्सर्जित होता है। अब अगला देखिए, अगले में ये कह रहा है किसी परमाणु के नाभिक में एक अल्फा तथा 2 बीटा कण निकल जाने के बाद प्राप्त परमाणु की परमाणु संख्या द्रव्यमान संख्या का मान क्या होगा। तो देखिए जो परमाणु संख्या रहेगी वही रहेगी जो कि मूल परमाणु की है, लेकिन जो द्रव्यमान संख्या रहेगी उसमें 4 इकाई की कमी हो जाएगी। अगले में कह रहा है किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ की जो अर्ध आयु है किस पर निर्भर नहीं करती, तो उसके द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करती। अगले में कह रहा है अर्ध आयु काल जिसको लाइफ टाइम पीरियड कहा जाता है, ये हाफ टाइम पीरियड कहा जाता है, ये क्या है। तो देखिए किसी रेडियो जो पदार्थ सक्रिय पदार्थ है इसकी सक्रियता उसकी प्रारंभिक सक्रियता से ठीक आधी हो जाने में जितना समय लगता है उसी समय को क्या कहते हैं, अर्ध आयुकाल कहते हैं, या इसी को हाफ लाइफ पीरियड कहा जाता है। अगले में कह रहा है जो पोलोनियम है जिसको हम लोग PO84214 कहते हैं, इसकी अर्ध आयुकाल कितनी है, तो ये है 10⁻⁻4 सेकेंड, कितना कम है। अगले में कह रहा है जो यूरेनियम है इसकी अर्ध आयुकाल क्या है, तो ये है 4.5 × 10⁻9 सेकेंड। अगले में कह रहा है रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्ध आयुकाल का विखंडन जो स्थिरांक लैम्डा है इसमें क्या संबंध होता है। तो देखिए जो टी होता है, टी अगर जो टी हाफ क्या है ये, तो ये है अर्ध आयुकाल। तो इसको अगर हम लोग 0.693 से अपॉन को लैम्डा डिवाइड कर दें तो क्या जो अर्ध आयुकाल है वो हमको प्राप्त हो जाती है। अब अगला देखिए, अगले में कह रहा है जो यूरेनियम डेटिंग है इसके विधि द्वारा किसकी गणना की जाती है। इसे देखिए पृथ्वी है, पुरानी चट्टानें हैं, इन सब की आयु इससे निर्धारित की जाती है या इसकी गणना इससे की जाती है। अगले में कह रहा है जो पोटेशियम आर्गन डेटिंग है इस विधि से क्या गणना होती है, तो इससे जो अधिक पुरानी चट्टानें हैं उनकी गणना की जाती है। अब अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है
कि जो मृत पेड़ पौधे और जंतु हैं इनकी आयु निर्धारण किस विधि द्वारा होती है। तो ये कार्बन 14 और कार्बन जो 12 है इसका अनुपात ज्ञात करके इनकी जो आयु है वो निर्धारित की जाती है। अगले में कह रहा है हीलियम के नाभिक में क्या होता है, तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है। अगले में कह रहा है जो न्यूट्रिनो है इनका मूल कण के संदर्भ में कुछ सही कथन दिए गए, इनको जान लेते हैं। तो देखिए जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रिनो, इनको कहा जाता है कि ये चार्ज रहित मूल कण हैं जो प्रकाश की गति के आसपास चलते हैं। अगले में कह रहा है जो न्यूट्रिनो है ये नाभिकीय जो अभिक्रिया होती है उनमें बीटा 6 के उपरांत ये उत्पन्न होते हैं। अगला पॉइंट इसमें ये कह रहा है कि जो न्यूट्रिनो होते हैं इनकी सापेक्षणीयता कहता है, किंतु जो सापेक्षणीय होता है ये सापेक्षणीय होते हैं, किंतु कह रहा है शून्योत्तर द्रव्यमान इनका होता है। अगले में कह रहा है खरबों न्यूट्रिनो मानव शरीर में प्रति सेकंड आर पार होते रहते हैं, मतलब हमारी जो आँखें हैं उनके सामने से एक बार में अगर देखा जाए तो प्रति सेकंड कम से कम अरबों न्यूट्रिनो हमारे सामने से गुजरते रहते हैं। अब अगला देखिए, अगले में ये कह रहा है कि जो परमाणु ऊर्जा विभाग है जिसको हम लोग डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी कहते हैं, ये किसके अधीन काम करता है, तो ये प्रधानमंत्री कार्यालय जिसको हम लोग पीएमओ कहते हैं इसके अंतर्गत काम करता है। अगले में कह रहा है परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब हुई, तो 3 अगस्त 1954 को हुई। अगले में कह रहा है BRIT जिसका फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ रेडिएशन एंड आइसोटोप टेक्नोलॉजी, ये संस्थान के कार्य क्या हैं, तो ये रेडियो एक्टिव जो आइसोटोप हैं इनके उत्पादन विकास है इसकी आपूर्ति करता है ये। अगले में कह रहा है इंदिरा गांधी जो परमाणु अनुसंधान केंद्र है इसने वर्ष 2005 में क्या महत्वपूर्ण प्रगति की थी, तो इसने वर्ष 2005 में विश्व का प्रथम जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है इसको बनाया था, तथा यूरेनियम जो प्लूटोनियम मिश्रण है इसको कार्बाइड ईंधन का संसाधन के रूप में भी उपयोग किया था। अब अगला देखिए, अगले में कह रहा है जो भारत का 20वां परमाणु बिजली घर है वो कौन सा है, तो वह क्या है कर्नाटका में है। अगले में कह रहा है भारतीय परमाणु जो ऊर्जा कार्यक्रम इसका जनक किसको कहा जाता है, तो होमी जहांगीर जो भाभा हैं उनको कहा जाता है इसका जनक। अगले में कह रहा है टाटा फंडामेंटल रिसर्च सेंटर की स्थापना कहाँ की गई थी, तो 1945 में हुई थी। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने इस संस्थान में परमाणु ऊर्जा पर शोध कार्य हेतु आर्थिक सहायता की भी मांग की थी। अब अगला देखिए, अगले में ये कह रहा है कि जो परमाणु ऊर्जा आयोग है जिसको हम लोग AEC कहते हैं इसकी स्थापना कब हुई, तो 10 अगस्त 1948 की इसकी स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर जो होमी जहांगीर भाभा थे इसके अध्यक्ष। अगले में कह रहा है परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना हेतु डॉक्टर जो होमी जहांगीर भाभा इन्होंने कब की थी, तो 3 अगस्त 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। और 1967 में भाभा की मृत्यु हो जाने के बाद DAE जो है इसका नाम परिवर्तित करके भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जिसको हम लोग अब बार्क कहते हैं इसका नाम ये रख दिया जाता है। अब अगला देखिए, अगले में ये कह रहा है जो परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह है काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, जिसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है, तो ये है 48। अगले इसमें कह रहा है जो NSC है इसकी स्थापना 1974 में की गई थी। अगले में कह रहा है न्यूटन भाभा जो फंड है इस कार्यक्रम को जिसको हम लोग कहते हैं न्यूटन भाभा फंड प्रोग्राम, ये कह रहा है किन राष्ट्रों की ये संयुक्त पहल थी, तो ये भारत और ब्रिटेन की ये संयुक्त पहल थी। क्योंकि देखिए जो ब्रिटेन है और भारत है इनके वैज्ञानिक अनुसंधान व नवाचार क्षेत्रों को कह रहे थे एक साथ लाना चाहते थे, इसीलिए जो न्यूटन भाभा फंड है ये प्रोग्राम जो था इसको ये बनाया गया था। अगले में कह रहा है जो तारे होते हैं जिनको स्टार कहा जाता है इनमें जो प्लाज्मा बनने का कारण क्या होता है, मतलब जो तारे होते हैं उनमें प्लाज्मा क्यों बनता है, तो ये उच्च तापमान के कारण बनता है। अब अगला देखिए, अगले में कह रहा है जो भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वो कौन सा है, तो ये है कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र। अब अगला क्वेश्चन देखिए अगले में क्या दिया गया है, तो देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है जो एंटोनियो म्यूशी हैं इन्होंने किसका आविष्कार किया था, तो ये किया था टेलीफोन का, लेकिन इनकी खोज की मान्यता नहीं प्राप्त हो पाई थी, मतलब इन्होंने खोज की थी लेकिन इसको मान्यता नहीं प्राप्त हुई थी। अगले में कह रहा है जो प्रत्यावर्ती धारा है इसका आविष्कार किसने किया था, ये किया था निकोलाई टेस्ला ने किया था। अगले में कह रहा है जो बैंडेड है इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज की थी एल डिक्सन ने, किसने की थी, एल डिक्सन ने की थी। अगले में कह रहा है जो मैनहट्टन परियोजना है ये है क्या, तो देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो परमाणु बम के निर्माण के लिए आरंभ की गई योजना थी इसी का नाम था ये। इसी में कह रहा है 1942 में जे रॉबर्ट ओपनहीयर ने इस परियोजना का निर्देशक को नियुक्त किया गया था और इसका नाम था मैनहट्टन परियोजना। अगले में क्या है जो मैनहट्टन परियोजना है इसका नया कोड क्या है, तो ये है प्रोजेक्ट वाई, इसका नया कोड क्या था, तो इसका था प्रोजेक्ट वाई। अगले में कह रहा है लॉस एलामोस प्रोजेक्ट, ये क्या है, तो ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वैज्ञानिकों ने ओपनहीयर के नेतृत्व में पहला परमाणु कृत्रिम विस्फोट किया था जिसे ट्रिनिटी नाम दिया गया था। यह एक प्रयोगशाला है जो कि मैक्सिको के शहर में स्थित है। अब अगला देखिए अगले में कह रहा है बाईफोकल लेंस की खोज किसने की थी, ये की थी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने।
अगले में कह रहा है टेलीग्राफ, दूरबीन, टेलीफोन या टेलीजोटाइप हैं, इन सब तकनीकी आविष्कारों में से कौन सबसे पहले हुआ था? तो ये हुआ था दूरबीन। इसका निर्माण हुआ था 1608 ईस्वी में। जो टेलीग्राफ है ये बना था 1753 में, और जो टेलीफोन है ये बना था 1876 में। अगले में कह रहा है जो पर्सी स्पेंसर हैं, इसके द्वारा आविष्कृत प्रथम व्यावसायिक रूप में उपलब्ध जो आधुनिक माइक्रोवेव है ये कौन सा है? तो ये है राडा रेंज। क्या नाम है इसका? राडा रेंज इसका नाम है। अगले में कह रहा है जो आधुनिक पेंसिल है इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था और सबसे पहले कहाँ पर हुआ था? तो ये यूरोप फ्रांस में सबसे पहले इसका आविष्कार हुआ था। अगले में कह रहा है रेडियो है, टेलीफोन है, टेलीग्राफ और टेलीविज़न है, इनमें से कह रहा है किसका विकास, टेलीविज़न के विकास की नींव किसने रखी थी? तो ये रखी थी हाइनरिक रोडोल्फ हर्ट्ज ने इसकी नींव रखी थी। अगले में कह रहा है टेराब्लू एक्सटी क्या है? तो जो टेराब्लू एक्सटी है ये एक प्रकार की डिवाइस है जो मिर्गी के दौरे का संकेत देती है। अगले में कह रहा है टेराब्लू एक्सटी जो टीजे है, इस डिवाइस का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो राजलक्ष्मी बोर ठाकुर के द्वारा इसका आविष्कार किया गया है, इसका निर्माण किया गया है। अगले में कह रहा है भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी विक्रम साराभाई के द्वारा 1947 में। अगला इसमें यह कह रहा है कि यह भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत एक अनुसंधान संस्थान है। अगले में कह रहा है अल्बर्ट आइंस्टाइन और सिगमंड फ्रायड ने किस शीर्षक से एक पुस्तक लिखी थी? तो ये था युद्ध क्यों। तो ये शीर्षक से उन्होंने पुस्तक लिखी थी। अगले में कह रहा है एमआरआई किसका संक्षिप्त रूप है? तो ये है चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन, जिसको हम लोग मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग कहते हैं। अगला देखिए, अगले में कह रहा है जो एमआरआई है इसका आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था रेमंड बी दमदियन ने। कब किया था? 1977 में। अगले में कह रहा है दूध में वशी जो वसा होती हैं इनका गोलिकाओं का जो आकार होता है को समान रूप से वितरित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो इसमें अपनाई जाती है होमोजेनाइजेशन प्रक्रिया, इसमें अपनाई जाती है। अगला जो लास्ट क्वेश्चन है इसका, इसमें कह रहा है हवा में नमी के अवशोषण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसी को डेलक्वेंसेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? डेलक्वेंसेंस इसको कहा जाता है। इस प्रकार हम लोगों ने जो मॉडर्न इंडिया का कुछ इंपॉर्टेंट, मॉडर्न इंडिया कह रहा हूँ, मॉडर्न जो फिजिक्स है उसके जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट दिए गए थे उसको हम लोगों ने कंप्लीट किया। इसी प्रकार आने वाली वीडियोज़ में हम लोग जितने भी सेगमेंट दिए गए हैं उनको कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।